पॉलिटी क्या है? पॉलिटी तो एक व्यवस्था है। कार्यपालिका की व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था, विधायिका की व्यवस्था, सीएजी की व्यवस्था। आपकी ज़रूरत है कि आप जब तैयारी करने के लिए बैठे हो तो पहले अपनी बुद्धि को ठीक करो कि हमको करना क्या है। विद्यार्थी बनो, उपभोक्ता मत बनो। बहुत लोग बोलते हैं हमने बहुत पढ़ा, लिख नहीं पाया। कभी नहीं लिख पाओगे। पढ़ के समझे कितना। लर्निंग साथ में कंसेप्चुअलाइजिंग, समझना। एक ही किताब को 5 बार पढ़ना वो रिवीजन नहीं होता है, वो री रीडिंग होता है। तो आप रिवीजन कर रहे हैं कि री रीडिंग कर रहे हैं, ये सब समझने की बात होती है। गुड आफ्टरनून। तो भूगोल के बाद एक नया विषय। बहुत शोषण होता है आप लोगों का भाई, हम ही लोग करते हैं, है कि नहीं? हाँ, और आप लोग तैयार रहते हैं कि करो, अच्छी बात है। तो अभी पता है हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कौन सा पेपर? अच्छा, कुछ नहीं पता, ठीक है। हम लोग अभी पेपर 2 जानते हैं आप लोग? अच्छा, कितने लोगों ने देखा है पेपर 2? अच्छा, हाँ, कुछ लोग तो देखे होंगे। हाँ, तो पेपर 2 में जो मैं अभी चर्चा करूँगा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो संविधान और दूसरी राज व्यवस्था, है ना? और ऐसे पूछने पे आप लोग उत्तर देते हो कि पॉलिटी पढ़ने आए हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। बोतल भरने गए थे? हाँ, बोतल जरूरी है, बोतल बहुत जरूरी। बचपन से जो बोतल की आदत लगती है वो अंत तक नहीं जाती, खाली सामान बदल जाता है। तो जब ऐसे पूछा जाता है तो अधिकांशतः लोग बोलते हैं पॉलिटी पढ़ने आए हैं। उसकी हिंदी राज व्यवस्था होती है ना? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक से बैठिए, एकदम मोगैम्बो टाइप का थोड़ा लग रहा था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 12 सालों से पेपर 2 में लगातार कम नंबर आने का जो पहला कारण है वो यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ते हैं। और यही कारण है कि 80-85 भी आ जाता है तो लोग ऐसा समझने लगते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जबकि जो ये 80-85 नंबर है, ये मुश्किल से 33% या 34% होता है। जो 3rd डिवीजन के निचले स्तर पर है, लेकिन इसी को गरिमामय मान लिया जाता है।
रेगिस्तान में एक खेजड़ी का पौधा मिलता है, उस क्षेत्र में वही बरगद है। तो दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में भी 80-85 आ जाना ही हरियाली हो गई है। और उसका कारण है कि विषय ही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि उसमें आपकी गलती कम है। गलती तो है, कम है, इधर की गलती ज़्यादा है। एक फैशन है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। न मैं आपको बताता हूं कि पॉलिटी है क्या, ना आप जानना चाहते हैं, बस सीधा आ करके पढ़ना शुरू कर दिए। सिलेबस टिक मारने लगे, क्या क्या पढ़ाया और हम क्या क्या पढ़े, और यहीं से कम नंबर आने की नींव रख दी जाती। तो आज जो मकसद है, जो मुझे बताया गया है कि आप लोगों के साथ साझा करना है कि कैसे तैयारी की जाए। अब एक तो ये अपने आप में कैसे क्या करना है, पढ़ना है और कैसे तैयारी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि देखो कोई चीज़ हो उसको भारी भरकम बना देने से अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। नहीं, अगर बोल दो कि कोई खास बात नहीं है तो लोगों को लगता है कि अरे कुछ भी मतलब। लेकिन अगर थोड़ा हाँ भारी भरकम बना, नहीं ये है मानसिकता है, अगर भारी भरकम नहीं बनाओ अच्छा यही है कोई खास बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बना दो तो लगता है हाँ कुछ ज़रूर बात है। और हम आए, ब्रह्मांड खुल गया। हाँ डर लगता है ना। कृष्ण भगवान बोले थे कि देख इसमें तू कहाँ है तो मुझे लगा कि मैं कहीं भीतर तो तो यहाँ पर जो है, अब इसमें केवल 3 बातें हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूँगा, वैसे ही 45 मिनट की जगह पे 1 घंटा शोषित हुए हैं अब, तो मैं उसमें थोड़ा कम कर देता हूँ। लेकिन जितना बताना है उतना बता के जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, अपने हिस्से का शोषण तो करना है। तो इसमें देखो 3 बातें हैं, बहुत सरल है। 3 बातें हैं। एक तो है क्या पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए ना क्या पढ़ना है। उसके बाद दूसरा होता है, हाँ आ जाओ कैसे पढ़ना है। अरे जब हम आए हैं तो हमको बोलने दो। तो कैसे पढ़ना है ना। अब देखो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इससे नंबर मिलेगा नहीं। किससे मिलेगा, कैसे लिखना है। नंबर तो यहीं पर आना है। नहीं, हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। तो क्या पढ़ना है, अब इसको भी बताने के 2 तरीके होते हैं। एक कहा जाता है क्या नहीं पढ़ना है। ये भी सुने होंगे आप लोग कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। सुने होंगे, सबका सम्मान कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है जो जैसा बोलते। लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, अभी देखिए चैंपियन ट्रॉफी में हम जीते, कप्तान ने कहा हमें क्या करना है इस पर हमारा ध्यान था। जब आप यह ध्यान रखोगे क्या नहीं करना है तो आपका अप्रोच ही निगेटिव हो गया। अब क्या नहीं करना है पर सोचते सोचते जो करना है वो कर ही नहीं रहे, है ना। तो पहली जरूरत मेरे हिसाब से कि क्या नहीं करना है, नहीं क्या करना है।
डॉक्टर के पास कभी गलती से भी गए हो? डॉक्टर के पास जिंदगी में, तो डॉक्टर आप लोगों को दवाई दिया है या ये बोला है कि ये दवाई मत खाना? दवाई ऐसे नहीं बोलता होगा कि ये मत खाना, पहले ये खाना है ना। हाँ, कोई पूछता है कि भाई ये नहीं खाऊंगा तो बोल देता हाँ ये मत खाना, लेकिन वो बोलता है ये खाना, ये दवाई खाना, इतनी बार खाना। वो कभी नहीं बोलता है कि 4 बार मत खाना, 3 बार खाना, वो बोलता है 3 बार खाना। पॉजिटिव होता है ना। हमारी सोच ही हम पहले नकारात्मक कर देते हैं, और सोच जब नकारात्मक करेंगे तो क्या होगा? 105-6 बनाने के बाद भी देखो दबाव में आ जाते हैं, टेंशन हो जाता है। 10 ओवर में 28 रन बनता है। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम संभल जाते हैं, ये नहीं करना है, उसी कारण से जो करना है वो भी नहीं कर पाते, है ना। साइकिल चलाना सीखे होंगे आप लोग, सिखाने वाला हमेशा कहता है आगे देखो, हम कहाँ देखते हैं, सब उल्टा। देखिए हम नीचे देखते हैं, वो बोल रहे आगे देख, हम कहते हैं ना तू गलत बोल रहा है, हम तो देखेंगे नीचे, गिर जाता है। तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना है, हमें आगे देखना है, और आगे देखने के लिए हमें जानना है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो पढ़ना क्या है? बहुत सरल है, पढ़ना है 2 चीज। क्या क्या? एक पढ़ना है संविधान, और दूसरा क्या पढ़ना है? राजव्यवस्था। ठीक है ना। अब कोई यही पूछेगा ना संविधान में क्या पढ़ना है, तो देखो कितना सरल है कि संविधान में क्या पढ़ना है। अगर कोई भी पूछता हो, मैं ये फैक्चुअल थोड़ा लिख दे रहा हूं, पूरा तो नहीं लिखूंगा। अब क्या पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है इसमें अवधारणा पढ़नी है ना। संविधान क्या है, संविधान क्यों है, लिखित क्यों है ना। और उसके बाद क्या पढ़ना होगा? संविधान की प्रस्तावना क्या है ना। उसके बाद इसमें मूल अधिकार क्या हैं, फिर नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, फिर मौलिक कर्तव्य क्या हैं, है ना। और फिर संविधान संशोधन क्या है। और ये सभी को मिला करके एक टॉपिक बनता है जो आपके सिलेबस में या आपकी किताब में कहीं नहीं लिखा रहता, और वह है संवैधानिक नैतिकता और संविधानवाद। अब ये जो देखो मैं इधर कर दे रहा हूं, ये जो संवैधानिक नैतिकता और संविधानवाद है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत बड़ा संदेश देता है। अब ये संदेश क्या है? ये संदेश है कि ये पेपर 2 में भी होता है और ये पेपर 4 में भी होता है, ठीक है ना। और सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, ना 2 में लिखा है ना 4 में लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये जितना भी आपने पढ़ा है यहां से यहां तक, उसी का यहां विश्लेषण और निष्कर्ष होता है। तो अगर आप ये नहीं जानते हो तो ये नहीं जानोगे, समझ गए। तो हमें ये जानना है और तब ये जान पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमें पढ़ना है इसके बाद राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है, ठीक है ना। आपका शरीर क्या है? एक व्यवस्था है, उसके कुछ नियम कानून हैं, शरीर चलने के कुछ नियम कानून हैं। हाँ? अच्छा, सभी के नियम कानून एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, लेकिन फंडामेंटल मूल कानून एक ही है ना, है ना। तो मूल कानून कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। अब शरीर को जानना अगर है, मेडिकल साइंस में भी अगर शरीर को जानना है तो सबसे पहले एनाटॉमी जानेंगे ना, यानी शरीर के संरचना जानेंगे कि नहीं जानेंगे? पहले जानेंगे ना।
तो जाहिर सी बात है कि यह संविधान हमें क्या बताता है? थ्योरी, एनाटॉमी बताता है, ठीक है ना? और जब ये बता देता है तब हम फिर जानना चाहते हैं कि इसको काम कैसे करना है। तो यहां पर अगर हम पढ़ेंगे कार्यपालिका, मान लो, तो कार्यपालिका क्या है? एक व्यवस्था है। कार्यपालिका नाम सुने हो? तो कार्यपालिका क्या है? एक व्यवस्था है। अब कोई पूछे कार्यपालिका क्या काम करती है, तो जो संविधान के अनुसार होगा वही तो काम करेगी, कि बाहर काम करेगी? संविधान के अनुसार काम करेगी। तो संविधान के अनुसार क्या काम करना है कार्यपालिका को, है ना? और जब काम करना है, जैसे मैं काम कर रहा हूं, तो काम अभी जो गए वो भी किए, काम मैं भी कर रहा हूं। दोनों के व्यवहार एक ही हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। यानी व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन वह नैतिकता की कसौटी पर कसा जाएगा। अगर नैतिकता की कसौटी पर नहीं कसा गया तो इसका मतलब क्या होगा? कि कार्यपालिका अपना काम ठीक से नहीं कर। बहुत सरल। तो जिस तरह से साइंस में आप थ्योरी पढ़ते हो तब प्रैक्टिकल लैब में जाते हो, उसी तरह से जब आप संविधान को समझ जाओगे तभी आप कार्यपालिका को समझ पाओगे। कार्यपालिका से जुड़ी हुई संस्था क्या है? विधायिका, है ना? कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग जान सकते हैं या दोनों का एक दूसरे से संबंध है? पूछ रहा हूं। दोनों का संबंध है। अब इसका भी उदाहरण देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सुने हो? पूरे देश भर में उनको समर्थन मिल रहा है कि विरोध? इसका मतलब कि आप लोगों ने समाचार पत्र वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है। अगर पढ़े होते तो 2 महीने के भीतर ही अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की भी चर्चा चल रही है कि इनको हटाया जाए। 50 देशों में इनका विरोध, 50 राज्यों में इनका विरोध चल रहा है, और अमेरिका के न्यायपालिका ने उनके निर्णय को स्टे कर दिया है, 3-4 निर्णय को। जनता की जागरूकता समझिए। तो जिस तरह से जनता की जागरूकता होगी उस तरह से वहां कार्यपालिका व्यवहार करेगी, उस तरह से विधायिका व्यवहार करेगी। और अमेरिका के कांग्रेस में बहुमत मिलने के बावजूद राष्ट्रपति का विरोध शुरू हो गया। समझ गए? अब जो लोग इस संविधान को समझेंगे वही कार्यपालिका को ध्यान में रखेंगे। जो लोग इस संविधान को समझेंगे वही कार्यपालिका को ध्यान में रख पाएंगे कि आपकी कार्यपालिका कैसे काम करती है। अब अगर मैं बोलूंगा कार्यपालिका कैसे काम करती है, तो आप लोग एक सुने होंगे घृणास्पद वक्तव्य, शब्द सुने हैं? घृणास्पद वक्तव्य कहाँ पढ़ना पड़ता है? मौलिक अधिकार में। और घृणास्पद वक्तव्य के नाम पर बंद कौन करता है? कार्यपालिका। अगर सरकार की आलोचना करने पर कार्यपालिका बंद कर देती हो तो इसका मतलब क्या है समझा जा सकता है? तो मुद्दा बनता है ना, सुने होंगे आप लोग, देशद्रोह का, राजद्रोह का मुद्दा बनता है। अब अगर हमने संविधान की भावना को नहीं समझा, नैतिकता की बात कर रहा हूँ, अगर हमने संविधान की भावना को नहीं समझा, जनता में जागरूकता कितनी है या नहीं समझा, तो कार्यपालिका कैसे और क्यों काम कर रही है यह समझना आसान है? नहीं, यह समझना आसान नहीं है। यह समझना आसान नहीं है कि विधायिका वक्फ बोर्ड पर जो बिल लेकर आई है वह बिल क्यों लेकर आई, उसका मकसद क्या है, या रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, सुने होंगे आप लोग, वह न्यायपालिका में क्यों गया 1991 के बाद, उस पर विवाद क्यों हुआ, संभल का मुद्दा कहाँ से आया, विवादित ढांचा क्यों घोषित हुआ। जब तक हम संविधान की नैतिकता को नहीं समझेंगे तब तक
व्यवस्था को कैसे जान लेंगे? जान ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमने संविधान को समझा है तो व्यवस्था को भी समझ सकते हैं। समझ गए? और तब आपको पता चलेगा, अभी नहीं शायद मालूम हो, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब जनता में जागरूकता हो, जब जनता में चेतना हो। ये सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं। क्या जागरूकता है, कैसे जागरूकता है? अब इसके 2-3 उदाहरण आपको दे देता हूं। आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल की सरकार ने पकड़ लिया निर्वाचन आयोग को कि एक ही नाम 10 जगह पर है। क्या देश की जनता ने इसको प्रतिक्रिया स्वरूप उठाया कि तब तो चुनाव ही विवादास्पद हो गए जो चुनाव हुए हैं? क्योंकि 60-70 लाख लोग हर राज्य के चुनाव में भाग ले रहे हैं एक ही नाम से। सुना होगा भी आप लोगों ने। निर्वाचन आयोग ने भी मान लिया कि ऐसी गलती हुई है, हम इसको सुधारेंगे। तो जनता में चेतना कितनी है, यह समझने की जरूरत है। जब हमारी पुलिस व्यवस्था ही कह रही हो कि एक धर्म के लोग भीतर बैठे दूसरे धर्म को मनाने दें, या दूसरे धर्म के लोग भीतर बैठे पहले धर्म को मनाने दें। सुने होंगे आप लोग ये सब स्टेटमेंट। क्या कार्यपालिका को संविधान के अनुसार इसी तरह की जिम्मेदारी दी जाती है? नहीं। इसका मतलब कि जब हम पढ़ेंगे संविधान को तो हमारे लिए जरूरी हो जाएगा कि इसके व्यवहारिक पक्ष को जानें, और जब हम इसके व्यवहारिक पक्ष को जानेंगे तब हम विधायिका पर, कार्यपालिका पर टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे। अभी परसों ही लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि संसद बार बार बाधित हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सवाल यह उठता है कि संसद में, आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, मौजूदा संसद जो है इसमें लगभग 46% अपराधी हैं। 1-2% नहीं, 46% अपराधी हैं। ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं आपको, ऑनलाइन जा रहा है। 46% अपराधी हैं। इन अपराधियों को चुना किसने? आपने। आपकी जागरूकता कितनी है? आपने किस अच्छे लोगों को चुनकर भेजा? और ये जब संसद में 46% जाएंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि संसद में सब कुछ सभ्य तरीके से होगा? आपको मालूम होगा, बहुत साधारण सी बात है कि जब आप चुनाव में शामिल होंगे तो आपको एक एफिडेविट भरना पड़ता है, उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी पड़ती है, और आपकी व्यक्तिगत जानकारी को अगर चुनौती दी गई और उस चुनौती के तहत आपकी जानकारी गलत हुई तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आपका निर्वाचन रद्द किया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जानकारी देता हो अपने वैवाहिक स्थिति के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, तो वह सार्वजनिक कैसे नहीं हो सकता है? उसकी जांच कैसे होगी फिर? अगर किसी ने दावा कर दिया कि झूठ बोला है तो जांच तो होनी चाहिए। वह व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है? वह व्यक्तिगत तो नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा खड़ा हूँ तो व्यक्तिगत तो नहीं हो सकता। व्यक्तिगत मेरे घर में होगा, यहाँ पर तो व्यक्तिगत नहीं है ना। तो यह चीज़ हम कब जानेंगे? जब व्यवस्था में हम यह जानना शुरू करेंगे कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस प्रकार की है, और व्यवस्था किसके अनुसार होनी चाहिए? संविधान के अनुसार होनी चाहिए। इसी तरह से न्यायपालिका के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना। अभी परसों ही न्यायपालिका ने कहा कि अब पेगासस पर, कुछ लोग जानते होंगे पहले से, पेगासस पर हम अप्रैल के महीने में सुनवाई करेंगे। पेगासस जानते हैं आप लोग? पेगासस गोपनीयता के अधिकार से संबंधित मामला है। पेगासस इजराइल की सरकार के द्वारा बेचा गया सॉफ्टवेयर है, और इजराइल की सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया है
कि यह जो सॉफ्टवेयर होता है हम दुनिया के देशों को बेचते हैं और उपभोक्ता हमारी केवल सरकार होती है, यानी कि खरीदने वाला कौन होता है? सरकार होती है। ये इजराइल ने आधिकारिक तौर पर बोल दिया है। और उस पेगासस से विवाद यह है कि भारत में जासूसी की गई लोगों की, और उस पर सुनवाई साल 2 साल 3 साल नहीं बल्कि 5 साल के बाद भारत की न्यायपालिका कर रही है, जिसका संबंध अनुच्छेद 21 से है। सोचिए, 5 साल से मौलिक अधिकार के मुद्दे पर न्यायपालिका को समय नहीं मिल रहा है। यह समझने की आवश्यकता है। तो जरूरत यह है कि जब हम यहां व्यवस्था पढ़ते हों तो व्यवस्था किसके प्रकाश में पढ़ने की जरूरत है? संविधान के। बिना संविधान के, बिना थ्योरी के अगर हम प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो हम कभी भी अपना सही तरीका पढ़ने का नहीं अख्तियार कर सकते। ठीक है ना? क्योंकि कल आपसे पूछेगा, आप में से कुछ लोग प्रधानमंत्री का तो शब्द सुने ही होंगे। अगर कोई आपसे बोल दे कि भारत के प्रधानमंत्री का भारतीय लोकतंत्र में क्या काम है या उनकी क्या भूमिका है, अब संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। 1-2 जगह छोड़ के संविधान में प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं मिलेगा। फिर कैसे पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे आप? और मान लो कि 150 शब्द में पूछा गया तो क्या लिखोगे बार बार कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ सलाह देता है राष्ट्रपति को? 150 बार यही लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम व्यवस्था पढ़ने जाते हैं, है ना, तो व्यवस्था पढ़ने जाते हैं तो व्यवस्था को किसके संदर्भ में पढ़ना है? और बिना संविधान के व्यवस्था हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन इसके गुण को समझ नहीं सकते, इसके व्यवहारिक पक्ष को समझ नहीं सकते। और व्यवहारिक पक्ष को समझने के लिए हमें किसको समझना जरूरी होगा? संविधान को समझना जरूरी होगा, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कि भारत की कार्यपालिका ने कहा कि आप जो कपड़ा पहने के आए हैं ये कपड़ा पहन के नहीं आएंगे आप कल से विद्यालय में, समझ रहे हैं ना? तो आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ? पूछ रहा हूं। अगर मान लो कि कल सरकार ने कह दिया कि जो कपड़ा पहन के आए हो ये कपड़ा कल से नहीं पहन के आओगे, स्कूल में नहीं होगा। अब मान लो स्कूल में आपसे बोल दिया गया कि आप जो ये कड़ा पहन के आए हो कड़ा पहन के नहीं आ सकते हो। वो आए हो ना पहन के, वो पहन के नहीं आ सकते, वो हाथ में उधर बांधे हुए हैं, वो नहीं बांध के आ सकते हैं। तो ये सही होगा या गलत होगा? अब ये जानकारी कैसे मिलेगी हमें? ये जानकारी तब मिलेगी जब हम मौलिक अधिकार का विश्लेषण कर चुके होंगे। और जब मौलिक अधिकार का विश्लेषण कर चुके होंगे तब हमें पता चलेगा कि हिजाब को बंद करने का असर क्या है। समझ गए? मंगलसूत्र को बंद करने का मकसद क्या है? समझ रहे हैं? अगर मैं बोल दूं कि मैं मंगलसूत्र ले लूंगा, इसका क्या मतलब है? मंगलसूत्र अगर मैं ले लूंगा तो इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है इसका? बोलो। मैंने कहा मैं मंगलसूत्र ले लूंगा आपसे, इसका क्या मतलब है? हा? इसका मतलब है मैं आपका पति ले लूंगा। मंगलसूत्र क्या है? पति है। सिंपल बात समझो, जो नहीं समझ पाते हो आप लोग। तो कोई बोल रहा हो कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, इसका मतलब कि हस्बैंड छीन लेंगे, और आप ताली बजा देते हो क्योंकि वो आपको इसी स्तर का समझता है। आप ये नहीं समझते हो कि इससे कौन कौन से अधिकार हैं। इसमें धार्मिक अधिकार भी है, इसमें गोपनीयता का अधिकार भी है, इसमें समानता का अधिकार भी है, इसमें विचार अभिव्यक्ति का अधिकार भी है। जो महिला सिंदूर लगाती है वो बोलती नहीं है लेकिन विचार अभिव्यक्ति होती है, लेकिन वो समझने की स्थिति में नहीं है क्योंकि किन कर्तव्य विमूढ़ है, बस पढ़ाई करती है और वह पढ़ाई इंटेलिजेंट पढ़ाई नहीं होती, इसलिए वो लिख नहीं पाती या लिख नहीं पाता क्योंकि वो समझता नहीं है कि सिंदूर लगाना क्या है, एक विचार अभिव्यक्ति है। ये हाथ में बांधना क्या है, विचार अभिव्यक्ति है। और तब आपको बताया जाता है कि यहां से समझो
कि सामंजस्य स्थापित करना होता है, सामंजस्य स्थापित करना है। जैसे बच्चे ने अभी कहा कि भाई विद्यालय में अगर होते तो ऐसा नहीं होता, बोला ना बेटा आपने, लेकिन यहाँ पर आप अगर कच्छा बनियान पहन के आ जाएंगे तो आने दिया जाएगा? नहीं आने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि शिष्टाचार है। और शिष्टाचार कहाँ लिखा हुआ है? मेरे द्वारा कि संविधान में? संविधान में लिखा हुआ है कि आप कुछ भी पहन के आइए लेकिन शिष्टाचार में आइए। 5 बटन खोल के मत रहिए, अंदर का दिखता है। आप अगर दिखाना चाहते हैं, जो देखना चाहेगा वो अलग से बुलाएगा कि भाई हमको दिखाओ, और जब नहीं देखना चाहता है तो खोल के क्यों बैठे हैं? स्वाभाविक सी बात है। वो मुस्कुरा रहा है, देखो, ठीक है ना। अब बच्ची ने टोपी लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, टोपी लगा लिया, लेकिन लापता लेडी की तरह घूंघट लगा ले, पता ही न चले कि कौन है, क्वेश्चन कहां से आ रहा है ना। तो समझ रहे हैं ना, एग्जाम हॉल में जाए और बोले कि नहीं हम तो पर पुरुषों के सामने घूंघट नहीं हटा सकते, हमारा आई कार्ड देखो और घूंघट में ही हमको देख लो, कैसे पहचानेगा भाई? वो है ना समस्या। तो हमें यह मालूम होगा ना कि मौलिक अधिकार में प्रतिबंध भी लगते हैं, तो हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था उसी के अनुसार प्रतिबंध भी लगाती है। तो पॉलिटी क्या है? पॉलिटी तो एक व्यवस्था है, कार्यपालिका की व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था, विधायिका की व्यवस्था, सीएजी की व्यवस्था, है ना, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था, एनएचआरसी की व्यवस्था, जितनी संस्थाएं हैं। और संस्थाएं किसके दायरे में काम करती हैं? संविधान के दायरे में। और हमें अगर संविधान ही न पता हो तो संस्थाओं की क्या जानकारी लेंगे? ठीक है ना। तो इस क्लास में बैठने वाले 99% लोग, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बोल रहा हूँ, 99% लोग यही समझ के क्लास में बैठ जाते हैं कि हम तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ने आए हैं, क्या पढ़ाएगा, इतना तो हमको आता ही है, और फिर 80-90 नंबर आता है। इस विषय से ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन यह भी इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है कि अगर आप विषय को नहीं समझे हो तो 60 नंबर भी आ सकता है, 50 नंबर भी आ सकता है। और 4 पेपर में सबसे कम नंबर आने वाला यही पेपर है। पिछले 12 साल का इतिहास लेके देख लो, 2013 से लेकर 2024 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें देखोगे तो हर बार सबसे कम नंबर औसतन पेपर 2 में आया है। और पेपर 2 में कम नंबर आएगा तो शर्तिया पेपर 4 में कम नंबर आएगा। शर्तिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। और कम नंबर आने का एक कारण तो यह है कि क्या पढ़ना है, पहले तो यही नहीं हम जानते हैं, और दूसरा कि दिमाग में बैठा कर लाते हैं कि हमारे डीएनए में राजनीति, हम तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब जानते हैं, ये क्या बताएगा? ठीक है ना। और कुछ भी नहीं आता है, हकीकत यही है। जो आता है वह पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना है वो हम पढ़ना चाहते नहीं हैं। समस्या यह है। और उदाहरण के तौर पे बहुत सारे मुद्दे आपको बता दिए। जो हिजाब का मुद्दा है, सबरीमाला में महिलाएं नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? मोहम्मद सामी जूस नहीं पिएगा, क्यों नहीं पिएगा? अरे आप कौन होते हो? अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता। वो पिएगा नहीं पिएगा, आप कौन होते हो बोलने वाले? जो लोग करवा चौथ नहीं करते हैं उनके पति जिंदा नहीं रहते हैं कि रहते हैं? रहते हैं। वो हर साल रिन्यू करेगी तभी जिएगा, लेकिन उसकी मान्यता है वो रहे, कोई आपत्ति नहीं। दूसरे को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। अब मैं कौन होता हूं बोलने वाला कि नहीं पानी नहीं पीना है तुमको, क्योंकि हमारा जिंदगी डर में लगी हुई है कि कहीं मर गए हम। फिर बोलते हैं नारी अबला होती है। वो कैसे अबला है? वो पूरी जिंदगी तुम्हारा अपने हाथ में रखी है, साल भर में रिन्यू करवाता है कि नहीं?
तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 25 में बोला गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने तरीके से आप अपने धर्म को जियो। कोई व्यक्ति पानी पीता है, देश भर में तमाशा बना दिया कि पानी पी लिया, अरे पी लिया पी लिया, उसका पानी है वो पिया। वो कैसे रोजा रखेगा, आप कैसे व्रत रखोगे, कोई दूसरा समझाएगा? आप अपने तरीके से जियो। आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कैसे जाओगे वो आप तय करो। है? आप टीका लगाते हो, त्रिपुंड लगाते हो, अपने तरीके से लगाओ। मेरे कहने से लगाओगे नहीं। मैं कहूं कि एक छोटा सा लगा लो, क्यों भाई? मैं यहां से यहां तक। आप देखो कुछ राज्य हैं वहां पर तीज त्योहार होते हैं, एक छठ का पर्व है, यहां से शुरू होता है इधर तक लगाते हैं। अब कहां तक जाता है वो अलग बात है, उनकी चाहत है ना, उनका धर्म है, उनका विश्वास है, आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। कहने का मतलब, समझाने का मतलब यह है। और इसी को बोलते हैं, एक बड़ा नाम दे दिया जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ एडजस्टमेंट एकोमोडेशन, यानी सामंजस्य का सिद्धांत। तो तात्पर्य यह है कि जब आप यहां से स्ट्रांग हो जाओगे तो इसमें भी स्ट्रांग हो जाओगे। ये केवल विषय नहीं है कि संसद में कितने सदस्य होते हैं यह जाने, ठीक है ना। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि परिसीमन आयोग पर झगड़ा चल रहा है ना, तो क्यों चल रहा है, क्या कारण है, क्या मुद्दा है, किस आधार पर यह काम हो रहा है, उसके विवादास्पद पहलू क्या हैं? बहुत सारे मामले हैं, वह विवादास्पद पहलू समझना है। और यहां पर उतना समय नहीं, तो मैं विवादास्पद पहलू के बारे में बता दूं कि दक्षिण भारत की सीटों की संख्या कम, उत्तर भारत के सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि जिसको दक्षिण भारत में सीट कम मिल रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो। यही स्थिति जम्मू कश्मीर में हुई, विवादास्पद हुआ। तो इसके लिए भी क्या व्यवस्था है संविधान में, हमें पढ़ने की जरूरत होगी कि किस तरह से यह काम होता है। तात्पर्य यह है कि क्या पढ़ना है, दोनों चीज़ों को जानो। एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। थ्योरी में संविधान आता है, प्रैक्टिकल में राज व्यवस्था आती है। राज व्यवस्था का अंतिम शब्द, राज व्यवस्था का मतलब ऐसी व्यवस्था जो देश के लिए काम करे, किसके नियंत्रण में? संविधान के नियंत्रण। अब कोई भी व्यवस्था हो वह सब किसके तहत आ जाएगी? राज व्यवस्था, ठीक है ना। किसके नियंत्रण में काम करना है? संविधान। तो आपने सुना होगा एनजीटी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्पष्ट करे कि पेड़ क्यों काटा। समझ गए बात? पेड़ क्यों काटा, किससे इजाजत ली थी? अब हम पूछेंगे इजाजत, तो यहां पर बताया गया है अनुच्छेद 21 में पर्यावरण, हमें बताया गया है नीति निर्देशक तत्व में 48A। समझ गए? तो इस तरह से हमें तय करना होता है कि सबसे पहले तो पढ़ना क्या है। ये है पढ़ना, ठीक है ना। अब इसमें भी पढ़ने में परंपरागत पढ़ाई और आधुनिक पढ़ाई, जिसको आप लोग तथाकथित करंट बोल देते हो। वो करंट क्या है? करंट कोई विषय नहीं होता है, जो परंपरागत है उसी का करंट होता है ना। जो परंपरागत है उसी का करंट होता है। आज अगर कोई न्यायपालिका में निर्णय आ गया तो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। कोई चुनाव पर निर्णय आ गया तो करंट हो जाएगा, लेकिन मुद्दा तो चुनाव ही है ना। बजट क्या है? करंट है, किसका? इकोनॉमी का। तो करंट कोई विषय नहीं होता है, विषय से करंट जुड़ा होता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसको करंट पढ़ें। क्या करंट पढ़ोगे? ईवीएम पे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, जब तक आप चुनाव नहीं जानोगे तो क्या निर्णय समझोगे? इलेक्टोरल बॉन्ड पे निर्णय दिया, क्या समझोगे जब इलेक्शन कोस्ट नहीं जानते हो, इलेक्शन फंड नहीं जानते हो, आरटीआई नहीं जानते हो, कैसे जानोगे? तो पहली जरूरत होती है ये जानने की कि हमें क्या पढ़ना है, और दूसरा होता है हमें कैसे पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ना है का क्या मतलब है? कैसे पढ़ना है, सबसे जो ज़्यादा जटिल काम है ना वो यही है
कि हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ने के लिए अब ये नहीं है कि हाथ पैर धो के कुर्सी टेबल पे बैठ गया, है ना, और चारों तरफ का लाइट ऑफ कर दिया और टेबल लैंप जला दिया कि एकदम कंसंट्रेशन में पढ़ रहे हैं कोपभवन में। ऐसे नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं एकदम ऐसे शुरू कर देते हैं, या चश्मा अगर गलती से भी लग गया है तो चश्मा पहनते हैं, वो इधर उधर कर देते हैं ताकि आक्रांत दिखें बहुत पढ़े हैं। निकल के बाहर आते हैं ऐसे ऐसे करने लगते हैं कि ये पढ़ के आ रहा हूँ, मत पूछो, एकदम भरा हुआ हूँ लबालब पढ़ाई करके। ठीक है, ऐसा आदमी पागल होगा, शर्तिया फेल हो जाएगा। वो बच्ची हंस रही है, देखो टोपी का कितना इस्तेमाल कर रही है, तो हंस रहे थे, हंस बेटा खुल के हंस, अभी फिर शोषण बाकी है, दूसरे लोग आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है, खास करके इस विषय में पढ़ने की पहली आवश्यकता, जो सबसे कठिन जरूरत है, शर्त है, वो है आप किसी दल का एजेंट न बने। आप बीजेपी एजेंट, कांग्रेस एजेंट, समाजवादी एजेंट, आरजेडी एजेंट और न जाने कौन कौन एजेंट की हिंदी में नहीं बोलूँगा, आप लोग बेहतर हैं जानने वाले। आप एजेंट न बने, न धर्म के एजेंट बने, न जाति के एजेंट बने, न लिंग के एजेंट बने। नहीं तो प्रश्न पूछेगा कि महिलाओं का विकास नहीं हो पाया, लिखना शुरू कर दिया, आदिकाल से ही महिलाएं सताई जा रही हैं, भाषण शुरू, लाडली बहन योजना जरूरी है। हाँ, अब लो, तो ये भाषण थोड़ी देना है। अब महिला है तो पूरा लिख चले, पुरुष उधर से लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सताया हुआ नहीं है, उल्टा यही लोग सता रहे हैं हम लोगों को। है ना, तो आपको न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न राजनीति के आधार पर एजेंट नहीं बनना है। उदाहरण दे रहा हूं, अगर कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारत सरकार के 5 सफल तत्व बताइए, या पूछा जाए नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके नेतृत्व की सरकार सुशासन कर रही है कि नहीं, अब कोई निकलेगा बोलेगा डंका बज रहा है। ठीक है, बजने दो, डंका बज रहा है तो 5 पॉइंट बताओ कहां कहां बज रहा है। ट्रंप बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, 5 पॉइंट बताओ। कोई उधर से कांग्रेसी आ गया, पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है, 5 कारण बताओ कहां कहां नुकसान हुआ। मतलब ये कि एक विद्यार्थी के नाते आपको तथ्य बताना होगा, आप नेतागिरी करने के लिए नहीं बैठे हैं। आरक्षण का मुद्दा आएगा तो आप ये शुरू कर देंगे, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। कौन बोला? अंबेडकर ने आरक्षण दिया, संविधान अंबेडकर ने अकेले बैठ के लिखा, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? अरे सुने होंगे ना आप लोग, 299 लोग थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे? बैठ के देख रहे थे कि वो लिख रहे हैं। है ना, समझने की बात है। अब उनको अगर बता दिया जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सेवा में दावा मिलेगा, लेकिन प्रशासनिक दक्षता की कीमत पर नहीं मिलेगा, तब वो नहीं पढ़ेंगे वो अंतिम लाइन, क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा है। लेकिन लिखा तो अंबेडकर ने है कि प्रशासनिक दक्षता की कीमत पर अनुसूचित जाति और जनजाति को भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो चीजों को समझने की जरूरत है, एजेंट नहीं बनना है कि हम इस राजनीतिक दल के एजेंट हैं, हम उस राजनीतिक दल के, या हम इस जाति के, हम उस जाति के। इससे आपकी पढ़ाई जो है वह विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं रह जाएगी, एक तैयारी करने वाले की पढ़ाई नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। वह पढ़ाई केवल आपके अपने एजेंडा को संतुष्ट करने की पढ़ाई रह जाएगी, फिर आप विद्यार्थी नहीं हो।
तो पहली ज़रूरत तो यह है कि एजेंडा से दूर रहो, न्यूट्रल रहो, राजनीतिक तटस्थता रखो, जातिगत तटस्थता रखो, लिंगीय तटस्थता रखो, क्षेत्रीय तटस्थता रखो। यानी सिर्फ और केवल सिर्फ विद्यार्थी के रूप में पढ़ो, जो इस विषय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इसमें ज़रूरत है कि आप, अब टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसकी खास ज़रूरत नहीं है। हमारी जो व्यवस्था होती है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ यहाँ पर, दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक होता है डीप लर्निंग और एक होता है क्रॉस लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब होता है कि तथ्य आप जाने, विश्लेषण हम करेंगे। आप यहाँ पर हाथ पसार के नहीं बैठिए, आप यहाँ पर बैठ मत जाइए कि हम यहाँ कथा वाचन कर रहे हैं और आप कथा सुनने आए हैं। हमारे क्लास में ये नहीं होता। ओपन सेशन में ये बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, हमारे क्लास में ये नहीं होता। जागृत अवस्था में दिखना होगा, प्रश्नों का उत्तर देना होगा, उसका विश्लेषण हम करेंगे आपके साथ। हमारे लिए यह बताना जरूरी नहीं है कि 299 लोग थे संविधान में, लेकिन 299 थे तो कौन थे, क्यों थे और किस तरह से काम किया, यह बताने की कोशिश करेंगे। तो जरूरत यह है कि आप चीज़ों को समझने, डीप लर्निंग यानी समझने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक आप समझने का प्रयास नहीं करोगे तब तक आप अच्छी दिशा में नहीं जा रहे हो। कौन सी दिशा वो बाद में बताऊंगा। जब तक आप समझोगे नहीं, क्लास समझने की जगह है, क्लास रटने की जगह नहीं है। आपके वजन से ज़्यादा मटेरियल हर टॉपिक पे मुखर्जी नगर में उपलब्ध है, जाके खरीद लीजिए, बहुत लोग पास कर गए होते। और एक तीसरी बात कि ये जो आप लोग पीछे पीछे लगे रहते हैं ना कि ये टॉपर है, अपने भाई को, अपनी बहन को पास नहीं करा पाता, आपको क्या पास कराएगा वो? ये जो उसके पीछे पीछे लगे रहते हो कि कैसे पढ़ना चाहिए, उसको पता था क्या पास करने के पहले? वो भी आप ही लोगों की तरह बैठा हुआ था। और इतना बुद्धिमान हो गया तो अपने भाई बहन को भी पास करा देता ना वो। दूसरे के पद चिन्ह पर चलोगे तो वहीं तक चल पाओगे जहां तक वो चला था। अपने पद चिन्ह पर चलोगे तो वहां तक चलोगे जहां तक योग्यता है। समझ गए? तो अपना पद चिन्ह बनाओ, अन्यथा लकीर के फकीर बन जाओगे। यह जानने की कोशिश करो कि जिससे आप पूछ रहे हो उसको उस पेपर में कितना आया था, पूछो उससे, हिम्मत हो तो बताए। एक आईएएस टॉपर जिसका नाम हमेशा समाचार की सुर्खियों में रहता है, राजस्थान काडर, इसी पेपर में 84 नंबर आया था, 84 मार्क्स, 84 नंबर इस पेपर में। और उनका ऑप्शनल पेपर राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध था। जरा कोई पूछे कि आपको कितना नंबर आया था, क्यों आया था, और 84 नंबर कितना परसेंट होता है? तो अपने पर भरोसा रखो, और वो तब रख पाओगे जबकि आप विद्यार्थी के रूप में चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे। क्रॉस लर्निंग का मतलब होता है कि आप एक दूसरे विषय को जोड़ोगे। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार के अंतर संबंध क्या है? आपकी किताबों में क्या मिलता है? एक लाइन खींच देता है, मौलिक अधिकार अलग हैं, नीति निर्देशक तत्व अलग हैं। अलग अलग बनाया गया है। संविधान में एक भी भाग ऐसा नहीं है जो अलग अलग है, सब एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कैसे? अब जैसे ही मैंने बोला अंतर संबंधित है, एक विद्यार्थी के रूप में आप क्या लिखोगे? ऐसा ही विचार मिनर्वा मिल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या निर्णय दिया। आप केस नहीं पढ़े हो तो कहाँ से उत्तर लिखोगे? आप देखो पिछले 4 साल से आ रहा है ना कि केस लॉ के आधार पर उत्तर दीजिए। आप केस लॉ पढ़े नहीं हैं, कहाँ से होगा? ठीक है ना? तो समझने पर बल देना है। और जब समझने लगोगे, जब क्रॉस लर्निंग करोगे, जब अंतर विषयी अध्ययन करोगे, जब अंतरा विषयी अध्ययन करोगे, रिपीट कर दे रहा हूं, जब अंतर विषयी अध्ययन करोगे, जब अंतरा विषयी अध्ययन करोगे, तो सभी विषयों के साथ आप कंट्रोल में रहोगे। ठीक है ना? जैसे क्या बोला जा रहा है कि बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सब में संतुलन है, टीम का संतुलन है। अगर संतुलन नहीं रहेगा तो आप जीत नहीं सकते हो।
संतुलन की जरूरत है। संतुलन रहेगा तो टॉप 3 भी आउट हो जाएंगे 40 रन पे, तो आगे बन जाएगा। बैलेंस की जरूरत है। तो बैलेंस कब होगा? जब आप अंतर विषयी अध्ययन करोगे, इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन करोगे। तो आपका अप्रोच पहले सही होना चाहिए कि आप पढ़ने बैठे हो तो सोचो कि क्या करने जा रहे हो। समझ रहे हो? गधा बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसका उदाहरण किसी और रूप में दिया जाता है। मेहनत तो करता है। तो मेहनत करने से सफलता नहीं ट्रांसलेट होती है। उचित मेहनत करने से, बुद्धिसंगत मेहनत करने से, इसी को बहुत बड़े भाषा में बोल दिया था, स्मार्ट लर्निंग। तो आपकी जरूरत है कि आप जब तैयारी करने के लिए बैठे हो तो पहले अपने बुद्धि को ठीक करो कि हमको करना क्या है। विद्यार्थी बनो, उपभोक्ता मत बनो। पैसा से कुछ खरीद नहीं सकते हो। पैसा से किताब खरीद सकते हो, सेवा नहीं, क्वालिटी नहीं। तो क्लास में बैठने के पहले यह समझ लो कि मैं विद्यार्थी के रूप में बैठा हूं। उपभोक्ता के रूप में जिस दिन बैठोगे उस दिन सत्यानाश होगा, शर्तिया सत्यानाश हो जाएगा। विद्यार्थी के रूप में बैठो तो विद्या ददाति विनयम, लेना सीखोगे। चालाक बनोगे, फेल हो जाओगे, दुनिया देखेगी कि फेल हो गया, सारी बुद्धिमानी खत्म, सारा स्मार्टनेस खत्म। इसलिए बेसिक बेसिक चीज़ों को जानना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। बेसिक बेसिक चीज़ों को जानना है। हाँ, गरिमामयी बनाने के लिए, गर्वान्वित करने के लिए बहुत भारी भारी शब्द बोला जा सकता है, लेकिन बेसिक पर टिके रहिए। सुनते होंगे वित्त मंत्री भी बोलते हैं फंडामेंटल हमारा ठीक है, सुनते हैं ना कभी कभी। इसलिए हम खराब नहीं होंगे। फंडामेंटल मजबूत रखिए, यहाँ से सोच को पॉजिटिव रखिए, चिंतन को पॉजिटिव रखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, अनावश्यक उसको ग्लैमराइज मत कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जब आप ये समझ लेंगे कि कैसे पढ़ना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कैसे पढ़ना है का मतलब किस पर ध्यान देना है? समझने पर ध्यान देना है, डीप लर्निंग पर, अंदर तक समझने पर बल देना है, विश्लेषण पर बल देना है, तर्क क्षमता पर बल देना है, तथ्य के विश्लेषण पर बल देना है, अपनी भावना के विश्लेषण पर नहीं कि मैं तो अमुक धर्म का या जाति का या लिंग का हूं तो मैं कैसे उसके खिलाफ बोलूं। अभी कहीं पर पढ़ रहा था, कल या परसों की बात है, हमने प्रश्न पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में यह बताइए कि भारत में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देना सही है या गलत है। अब बहुत सारे बच्चे हैं अपना संस्कार लेके बैठे हुए हैं, हम कैसे बोलें? अरे तुम्हारा चरित्र यहां पर जांच कर रहा हूं मैं। आपको बोलना पड़ेगा ना कि वेश्यावृत्ति सही है गलत है। सही है तो कैसे सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने बोला सही है, तो वो भी तो अपने घर गया होगा, अपनी बेटी से मिला होगा, अपनी बीवी से मिला होगा, अपनी माँ से मिला होगा। तो चरित्रहीन आदमी थोड़ी है वो, तो न्यायपालिका संविधान के दायरे में बोलेगी ना। तो आपको भी बोलना है कि हाँ वेश्यावृत्ति सही है तो 5 पॉइंट ये है, वेश्यावृत्ति गलत है तो 5 पॉइंट ये है। निष्कर्ष क्या होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा, चीज़ों को बोलना पड़ेगा। हमें इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। संविधान के दायरे में अपना विचार सामने रखना पड़ेगा। संविधान के दायरे में मेरा विचार नहीं, संविधान के दायरे में अपना विचार। मेरे विचार का क्या महत्व है कौन जानेगा, है या नहीं? तो इस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। अब उसके बाद जो अगला था वह है कैसे लिखना है। लिखना, अब लिखने का एक बहुत साधारण बात बता देता हूं, एक एलसीडी होता है। ये अभी तक जितना हमने पढ़ा ना, ये यहाँ तक, पहले क्या पढ़ना है और कहाँ कितना क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये यहाँ पर है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं तो समझना है यहाँ पर है। कोई चीज़ समझोगे वही लिखोगे, नहीं समझोगे नहीं लिखोगे। बहुत लोग बोलते हैं हमने बहुत पढ़ा लिख नहीं पाया, कभी नहीं लिख पाओगे। पढ़ के समझे कितना, लर्निंग साथ में कंसेप्चुअलाइजिंग, समझना। जितना समझोगे उतना ही लिखोगे।
और जितना समझोगे उतना ही लिखोगे। अगर मैं आपको अभी 5 मिनट का समय दूं और बोलूं कि अपने बारे में लिखो, आप नहीं लिख पाओगे। और अगर लिखोगे और तब मैं कहूं कि आप अपने जो लिखे हो उसको पढ़ो और आप ये बताओ कि जो लिखना चाहते थे वो लिखे या नहीं, कितना नंबर अपने आप के लिखावट को दोगे, तो आप संतुष्ट नहीं रहोगे, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं लिखा। लिखना एक कला है, आर्ट है, सीखना पड़ता है। तो सीखोगे कब? जब आप समझ के रखोगे, जब यहां से क्लियर होगा तभी तो लिखोगे। हम तो लिखते ही नहीं है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग देख लेंगे कि गलत लिखा है। इज्जत तो वहां जाएगी जब लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और वहां पे आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आपके माता पिता की भी जाएगी, और संभवतः उनके हार्ट अटैक का आप जिम्मेदार बनेंगे। तो अपने माता पिता को अनावश्यक और असमय भेजने से पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। जो कहा गया है उसको करो, लिखो, समझो। ऐसे ही पास नहीं हो जाएंगे। लोग भाषण देते हैं टाइम मैनेजमेंट, सबके पास टाइम कितना घंटा है? 24 घंटा। सबके पास 24 घंटा का टाइम। उसी 24 घंटा में पास होने वाला भी पढ़ता है, फेल होने वाला भी पढ़ता है। अंतर होता है माइंड मैनेजमेंट का। और माइंड मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत सरल है। इतने लोग बैठे हो, अपने आप को याद करो कि कितने लोग इतने समय तक केवल हमें ही सुन रहे हो। अपना मूल्यांकन कर लो, अपने अंदर झांको, कितने सुंदर हो, कितने कुरूप हो, पता चलेगा। इसको बोलते हैं माइंड मैनेजमेंट, कि अगर आधा घंटा बैठे हैं इस काम के लिए तो हमारे सामने और कोई नहीं है। लेकिन यहां पर जो बोल रहा है उसके अलावा पूरा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, तो फेल होना तो पक्का है। नहीं फेल होने पे देश के लिए कलंक है। क्या ऐसा आदमी भी पास कर गया? आपको माइंड मैनेजमेंट करना है कि जितना पढ़ते हो उतने देर का प्रोडक्ट निकालो। रिपीट कर रहा हूं, सबके पास 24 घंटे। सफल और असफल होने में बहुत बारीक अंतर है। और यूपीएससी आपके चेहरा को देख करके नहीं पास करने वाली है कि मेरे माता पिता ने हमको बड़ा अच्छा माना है, या हम तो सबसे स्मार्ट हैं, हम ही सबसे चालाक हैं। बेदर्दी से यूपीएससी निकालेगी। 10 लाख में से 9,99,000 छांटना है। ये ध्यान में रखो। अब 1,000 लोगों को लेना है, तो 1,000 लोगों को लेने के लिए आपको सही उत्तर नहीं लिखना होता है, सर्वोत्तम उत्तर लिखना होता है। क्योंकि सही उत्तर लिखने वाले तो 5-6 हज़ार हैं। उसमें भी छांटा जाएगा, बेदर्दी से छांटा जाएगा। तो आप कहां पर हैं यह पहचानिए। इस हकीकत को जानना है। ठीक है ना? बार बार बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे के ऐसे हो ऐसे ये वो, है ना, ये कुछ नहीं है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, और उन बेसिक के साथ हमें आगे बढ़ना है। सही चीज को पहचानिए, सही समय पर पहचानिए। ठीक है ना? खिचड़ी की भी उतनी जरूरत है जितने की बाकी अन्य चीजों की जरूरत है, लेकिन कब कहाँ क्या खाना है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है? शादी हो गई है आप लोगों की? हाँ, होगी, कोई बात नहीं, चिंता मत। तो जब भी होगी, हो गई है सर आपकी? हाँ होगी। ऐसे हंस रहे हो, लग रहा है कि भविष्य उज्जवल है ना। तो अब मान लो कि हमारे बच्चे की शादी होने जा रही है, और ये हेल्थ कॉन्शियस है, देखने से भी लग रहा है, पता नहीं कसरत करता है कि नहीं। करते हो कसरत? हाँ। हेल्थ कॉन्शियस है, देखने से ही लग रहा है कि कद काठी का ठीक आदमी है। अब मान लो इसकी शादी हो रही है और बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, और कहे कि बारात में सभी लोगों को खिचड़ी खिलाएंगे क्योंकि खिचड़ी सुपाच्य भोजन होता है। है ना? दिक्कत हो जाएगी ना?
हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, तो खिचड़ी गलत नहीं है, लेकिन खिचड़ी कहाँ खाना है ये महत्वपूर्ण है। अब वो खिचड़ी कौन है वो मैं आगे बताऊंगा, समझ रहे हो ना। तो आपको पहले अन्य चीजें देखनी पड़ती है, अन्य चीजें समझनी पड़ती हैं, है ना। और फल फ्रूट की जरूरत पड़ती है, ड्राई फ्रूट की जरूरत पड़ती है, पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। पौष्टिक आहार, अभी खिचड़ी नहीं बोल रहा हूँ, वो सुपाच्य आहार है। ठीक है, सालों भर सुपाच्य आहार खाओगे तो मजबूत बनोगे। सालों भर खिचड़ी खाने से मजबूती आ जाएगी ना पूरी, नहीं आएगी, तो इसका मतलब कि कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तब यहाँ पर आता है लिखने के बाद जो अंतिम चरण है वो क्या है कि हमको कैसे क्या पढ़ना है ना। अब कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, ये सब हो गया, कैसे लिखना ये भी हो गया, अब किससे पढ़ना है, यही तो अंतिम है कि ये जितना भी बोल रहे हो इसका स्रोत क्या है, कहाँ से पढ़ा जाए, है ना। तो केवल, हाँ देखो मुस्कुरा रहा है जो हमारा पहले से शोषित है कोई, वो मुस्कुरा रहा है कि अब क्या बोलेगा ये हम जानते हैं। तो मैं वही बोलूँगा जो मैं बोलना है मुझे। पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है, अगर आप यहाँ क्लास करते हो तो यहाँ पर पहली चीज़ आपको पढ़नी है क्लास नोट्स। दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है यहाँ का जो दस्तावेज उपलब्ध होता है वो। इसके अलावा बाजार से अगर कोई चीज़ लानी है तो वह केवल 2 चीज़ें लानी है आपको जो बाजार में मिलेगी। एक चीज़ है भारत का संविधान जिसमें आर्टिकल वगैरह सब लिखा हो। मैं वो बेयर एक्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि बेयर एक्ट जो है लॉ फैकल्टी में पढ़ा जाता है। संविधान पढ़ने से उसमें बहुत सारे लेटेस्ट केसेस और कमेंट्री दी गई होती है, ठीक है ना, वो पढ़ना है। और दूसरा जो है वह है या तो बीके शर्मा की किताब या डीडी बसु की किताब, जो सरल आपको लगे। हमें तो बीके शर्मा सरल लगती है, भाषा थोड़ी ठीक है, डीडी बसु की भाषा कठिन है, लेकिन आप हमसे उस्ताद हो सकते हैं, आप डीडी बसु पढ़ सकते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं डीडी बसु अच्छी है इसलिए ले करके दिखाते हुए चलना ठीक नहीं है कि क्या पढ़ रहा है, बाप रे डीडी बसु पढ़ रहा है, मजाक थोड़ी। यूपीएससी की तैयारी कर रहा, डीडी बसु की किताब बीके शर्मा लेके घूम रहे हैं, कोई बोलते डीडी बसु नहीं पढ़ रहे हो, अब आप टेंशन में आ गए, हाँ वही पढ़ना था, ठीक है। जबकि बीके शर्मा और डीडी बसु की किताब में कोई अंतर नहीं। तो केवल उतना ही आपको पढ़ना है। एक तो आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, चाहे वो डीडी बसु का ले लीजिए या फिर बीके शर्मा का। बीके शर्मा जो हैं भारत के विधि मंत्रालय के सचिव होकर रिटायर हुए हैं, आज नहीं बहुत पहले इन्होंने किताब लिखी। बस इतनी ही चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और समय गंवाए बगैर मैं बोल देता हूँ, वो एक गाइड है, ठीक है, हाँ वो एक गाइड है जो कॉपी पेस्ट है, बहुत सारी चीज़ों का मिलाकर मिश्रण है। वही सत्यानाश का सबसे बड़ा कारण है। ये जो मुख्य परीक्षा में जो 60, 70, 65 आ रहा है, उसका एकमात्र कोई कारण है तो वो गाइड है। वो गाइड पीटी के समय जब कुछ नहीं आता हो और कहीं कुछ नहीं मिल रहा हो तो उसका सहारा ले लें, हो सकता है पच जाए। अब वो क्या है समझ लीजिए, क्या है, खिचड़ी, ठीक है। बीमार अवस्था में उसका पोषण करें। बीमार अवस्था कब आएगी, जब पीटी एकदम नज़दीक आ जाए, कुछ नहीं मिल रहा, कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, तब बोल दिया जाता है पढ़ लो गाइड, ठीक है। हंस रहा है, लेकिन उस गाइड से आप इस तरह के पेपर में पास हो जाएंगे, संभावना कम है। 4 सालों का पीटी का क्वेश्चन पेपर ले लोगे, औसत 20 प्रश्न आ रहे हैं, 20 में से 18 प्रश्न आप उस गाइड से नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो कंसेप्ट पर आधारित है और गाइड में कंसेप्ट है नहीं। गाइड में क्या है, फैक्ट है। तो जाहिर सी बात है गाइड कोई उसमें इतिहास तो लिखा नहीं है, वो तो राजनीति ही लिखा होगा, लेकिन वो फैक्ट बेस्ड है, तथ्य है। तो अंतर समझा करो गाइड में और किताब में।
ठीक है, गाइड जगह पर जरूरी है। कब जरूरी है? जैसे आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप उसको पढ़िए। स्टेट लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, संभवतः बहुत अच्छा होगा उससे, लेकिन यूपीएससी की तैयारी आप करना चाह रहे हैं और पीटी और मेंस उस गाइड के भरोसे रखे हैं, तो 70-75 तक ही उम्मीद कीजिए। ठीक है ना? हम लोग जो तैयारी करते हैं, इसमें कुछ बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे मैं क्या बोलता हूँ। हम लोग जो तैयारी करते हैं, हमारी तैयारी का मकसद क्या होता है? 130+। ये यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्लास में भी हम यही बोलते हैं। कुछ लोग बैठे हैं क्लास के, वो जानते होंगे कि 130+ का हम तैयारी करते हैं। ठीक है, और 130+ हम लाते हैं, बशर्ते कि हमारे अनुसार आप काम करें। ठीक है ना? और मेरे क्लास में कम से कम, चूँकि बहुत सारे बच्चों का ये दिमाग में रहता है कि हिंदी मीडियम में बहुत ख़राब मटेरियल मिलता है, या पढ़ाया कम जाता है, या कमज़ोर होता है, इत्यादि इत्यादि। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे जाने के बाद उनसे आप बात कर लीजिएगा। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में हूँ, इसलिए जो हिंदी में होता है वही अंग्रेजी में होता है, जो अंग्रेजी में होता है वही हिंदी में होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अगर अंतर होता है तो समय का अंतर होता है। जाहिर सी बात है कि आज अगर आपके साथ क्लास में हूँ, 10 दिन के बाद इंग्लिश में जाऊँगा, तो जो चीज़ आपको दिया उससे ज़्यादा वहाँ दूंगा, लेकिन उसके बाद जब हिंदी में आऊँगा तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दूंगा जो उनको नहीं दिया, क्योंकि समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है ना। तो कम से कम इस पेपर में आपको ये कहने का अवसर नहीं मिल सकता है कि हिंदी में कम या अंग्रेजी में ज़्यादा, या अंग्रेजी में कम हिंदी में ज़्यादा। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो इस तरह से बहुत बेसिक जानकारी के साथ आप अगर तैयारी करते हैं तो आप इस दिशा में अग्रसर हो सकते हैं, है ना। तो खुले मन से अगर पढ़ाई आप करते हैं, बिना किसी तनाव के और बिना तथाकथित एक्स्ट्रा स्मार्टनेस के, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक्स्ट्रा स्मार्टनेस। तो आप इस पेपर में, और इस पेपर में अच्छा करेंगे तो उस पेपर में भी आप बहुत अच्छा करेंगे, इसकी संभावना बनेगी। ठीक है, तो यही है कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो कि क्लास के दरमियान होती रहती हैं, और उसमें जैसे आप लोग कहते हैं ना रिवीजन करना। अब री रीडिंग और रिवीजन में क्या अंतर है, ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि दोबारा पढ़ रहे हैं कि रिवाइज कर रहे हैं। दोबारा पढ़ते हैं, बोलते हैं रिवाइज कर रहा हूँ। रिवीजन में और री रीडिंग में अंतर होता है, समझ रहे हैं ना। एक ही किताब को 5 बार पढ़ना वो रिवीजन नहीं होता है, वो री रीडिंग होता है। तो आप रिवीजन कर रहे हैं कि री रीडिंग कर रहे हैं, ये सब समझने की बात होती है। और जब विस्तार से समय कभी मिलता है क्लास में, तो उस समय ये सब बातें होती रहती हैं। ठीक है ना, कि कैसे पढ़ना चाहिए, रिटेन कैसे करना चाहिए। 1 घंटा पढ़िए तो 10 मिनट सोचिए, 5 मिनट लिखिए। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि उस दौरान हम लोग करते हैं। तो वो सब चीज़ें एक साथ जब शामिल होंगी तो आप बहुत सरलता से अपना काम करोगे, एक एक कदम रखते हुए, है ना। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी भारी भरकम चीज़ें आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ा होता है, ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, आईएएस की तैयारी है, मजाक थोड़ी है ना। लेकिन हमारी नज़र में तो यही सरल तरीका है। और हाँ, जब क्लास में आ जाते हैं तो उस सरल तरीके को पूरी गंभीरता से ले लेते हैं। ठीक है ना, सरल तरीके को पूरी गंभीरता से ले लेते हैं। और लगभग 45 से 50 दिन, 3-3 घंटे वाला, नहीं तो 60 दिन का क्लास होता है लगभग। और 60 दिन में 60 दिन वास्तविक पढ़ाई होगी। वास्तविक पढ़ाई मतलब तबीयत से पढ़ाई होगी, है कि नहीं। हाँ, उसमें कोई फिर ये नहीं कि आए और हाँ पिकनिक मना और मौज मस्ती करके चले गए। आप उपभोक्ता, हम विक्रेता, और ये भूमिका नहीं रहेगी, है ना। तो आप लोगों की तरफ से अगर कोई प्रश्न हो तो जल्दी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं निकलता हूँ। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। कहाँ से? हाँ, बीके मिश्रा नहीं बोला। हाँ बताइए। मैं तो यही मानता हूँ। मुझे नाम लेने को बाध्य क्यों कर रहे हैं उनका? मेरा यही मानना है कि टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए।
ठीक है, चाहे आप डीडी बसु पढ़ें चाहे बीके शर्मा पढ़ें, और उसके अलावा 2 किताब आप ये संविधान खरीदें, ठीक है ना। और जिनका नाम आप ले रहे हैं उसके बारे में मैं बोल ही देता हूँ। देखिए, बहुत साधारण सा तथ्य है कि जब आप लोग उस गाइड के बारे में जानते हो तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल तैयार करने वाला भी उसको जानता होगा, तो तैयार करने के समय उसने भी तो उस चीज़ों को रख दिया होगा कि नहीं रखा होगा। तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से भी आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और बताएं, ठीक है। तो हाँ बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग कैसे विकसित करें? अब इसके लिए तो साथ में बैठना होगा मेरे। हाँ, तब हम कराएंगे। अब 1 मिनट में तो अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं हो सकता ना बेटा। इसके लिए दिनों दिन लोग समाधि ले रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाएगा, है ना। हाँ, जब सबका हुआ तो आपका क्यों नहीं हो जाएगा? सबका होगा, जो पास कर रहे हैं तो हो ही रहा है ना, आपका भी हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। ये तो कोई गोली है नहीं कि ये खा लो अंडरस्टैंडिंग विकसित हो गया, ठीक है। वो तो माता पिता के डर से होता है, एक थप्पड़ मार दिया, समझे? हाँ समझ लिए। क्या समझ लिए? यही कि अगली बार फिर मारोगे, ठीक है ना। तो समझने में समय लगेगा, लेकिन ऐसे ही समझा जाएगा, ठीक। तो इजाज़त जाऊं? हाँ, धन्यवाद।